KP classes dedicated to excellence. Hi guys, welcome to KP classes. Welcome to the lecture 3 of law of torts, where we are going to talk about how law of tort have been developed in India uh, since this time. राइट तो अभी तक की क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ टॉट कि लॉ ऑफ टॉट क्या है, लॉ ऑफ टॉट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए या टॉट के अंडर आपकी लाइबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं. नाउ इन द लेक्चर 3 वी विल बी टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉट इन इंडिया, कि किस तरीके से आपका लॉ ऑफ टॉट है वो इंडिया में डेवलप हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे. उससे पहले हमें लॉ ऑफ टॉट का बेसिक बैकग्राउंड सीखना है, समझना है. जैसे हम लॉ ऑफ टॉट की बात करते हैं, जैसे आप आईपीसी की बात करते हो या बीएनएस की बात करते हो या अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, तो ये सभी लॉज आपके कोडिफाइड लॉज में आते हैं. इनको आप देखोगे इंडियन पिनल कोड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन जो आपका लॉ ऑफ टॉट है वो कोडिफाइड लॉ नहीं है, इसीलिए आप इसका वाइडर एप्लीकेशन नहीं देखोगे इंडिया के रिस्पेक्ट में. जितने हम केस लॉज इंडिया में पढ़ते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केस लॉज वो हमारे कॉमन लॉ से आए हुए हैं, मतलब ब्रिटिश कॉमन लॉ से आए हुए हैं. तो इसीलिए यही वजह है, यही रीज़न है कि जो लॉ ऑफ टॉट है उसकी जो डेवलपमेंट है इंडिया में, उसको लेकर के ज़्यादा एविडेंस ऐसे नहीं मिलते हैं कि कोई मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ से रहा हो. लेकिन फिर भी देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिया. तो जो लॉ ऑफ टॉट की डेवलपमेंट है इंडिया में, उससे पहले हमें लॉ एज अ टॉट एज अ लॉ कैसे इवॉल्व हुआ, हमें उसको भी सीखना और समझना चाहिए. दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसे हम लॉ ऑफ टॉट की बात करते हैं तो आपको पता है दिस इज नॉट अ कोडिफाइड लॉ, मतलब ये एक कोड नहीं है, कहीं पे कोई सेक्शन कोई आर्टिकल कोई आपको वो नहीं मिलने वाला. लेकिन लॉ ऑफ टॉट क्या है, केस टू केस डेवलप हुआ है. जैसे जैसे केसेस आते गए, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया एसबी वर्सेस वाइट का केस आ गया, तो वो एक तरह का एक केस लॉ है जिसको हम रेफरेंस की तरह यूज करते हैं इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ लीगल राइट. फिर उसके बाद अगर हम लोकस ग्रामर स्कूल केस जो हमने लास्ट क्लास में किया, तो जो लॉ ऑफ टॉट है वो जनरली जो लीगल डिसीजंस है ना, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिश कोर्ट से आए, उनको लेकर के, उन डेवलपमेंट्स को लेकर के जो हमारा लॉ ऑफ टॉट है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया. तो आज हमने सीखा भाई कि जो आपका लॉ ऑफ टॉट है वो एक कोडिफाइड लॉ नहीं है. आप समझ गए इस बात को. तो जो आपका लॉ ऑफ टॉट है वो कोडिफाइड लॉ नहीं है, और इसकी जो डेवलपमेंट है इंडिया के रिगार्ड में, उसके लिए दिस थिंग इज गिवन, इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन लॉ. दिस लॉ इज नोन एज द इंग्लिश लॉ. अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हम इसको, क्योंकि इसका जो मेजोरिटी ऑफ द पार्ट है वो केस टू केस से आया है. इसको हमने कहीं पे भी इस तरीके से नहीं, ये आर्टिकल, ये सेक्शन, ये पैराग्राफ, इस तरीके से हमने इसको इवॉल्व नहीं किया. The law of tort is selectively enforced in courts in Indian law if the lawsuit in the Indian courts by situations of the society of India. The term tort existed since the time of pre-independence. In the Hindu and Muslim laws, the law of torts did not have good beginning in the comparison with the English law. In India, most torts laws were adopted from the English tort law. तो अगर हम इंडियन लॉ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हमें ज़्यादा लॉ ऑफ टॉट का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिखता है इन इंडियन हिंदू और मुस्लिम लॉ, इन सिविल लॉज. लेकिन जो इसका इन्फ्लुएंस है, जो इसको हमने इंडियन लॉ में इंक्लूड किया है, तो ये हमने अडॉप्ट किया है इंग्लिश टॉट लॉ से. और जो इसका इंडिया में ओरिजिन देखने को मिलता है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आपके चार्टर एक्ट्स आते थे जो 20 ईयर्स के अंतराल में आपको दिए जाते थे. तो इसका जो इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है वो चार्टर एक्ट 1726 से इंडिया में देखने को मिलता है बाय द ब्रिटिशर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. अब उसके बाद क्या क्रूशियल डेवलपमेंट्स हुई हैं लॉ ऑफ टॉट को लेकर के इंडिया में, उसके बारे में बात करें. उससे पहले दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू. वी हैव डिस्कस्ड इट सो मेनी टाइम्स, बट this is for those students who are watching this series from the lecture number 3. This is for all of them, that if you want to effectively prepare for your CLAT 2026 examination, आप ये सीरीज देखेंगे, आपको लॉ ऑफ टॉट का एक बेसिक आइडिया हो जाएगा. लेकिन अगर आपको रिवाइज करना है, यू वांट टू एक्सेस दिस पीडीएफ ऑफ पीपीटीज, यू कैन डाउनलोड केपी एग्जाम प्रेप ऐप. और वहाँ पे जब आप जाएंगे, ये एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है, आप केपी एग्जाम प्रेप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं. और ये आईफोन यूजर्स के लिए है, जिसमें आप ORG कोड ICU यूज करके आप इसका एक्सेस कर सकते हैं. और जैसे ही आप इंटरफेस को ओपन करेंगे, आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिस पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको फ्री मटेरियल, ऑफलाइन डाउनलोड, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं. तो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, नो मैटर यू आर फ्रॉम
फ्रॉम साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, वो बेनिफिट आपको मिलता है। उसके साथ साथ अगर आप क्लैट एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं, उसकी जितने भी वीडियोस हम यूट्यूब पे करने वाले हैं, उनकी सबकी पीपीटीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहीं मिल जाएंगे। तो वो आपके लिए एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार करता है, जिसके ऊपर आप कितना भी इवॉल्व कर सकते हैं, कितनी भी अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं, राइट। ये हमारा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल एंड दिस इज द फैकल्टी टीम, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर रखी है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ टॉट की, जो इंडिया में डेवलपमेंट हुई है, उसको लेकर के क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, सीखनी है, समझनी है। अब जैसे हम जब लाइबिलिटीज की बात करते हैं लॉ ऑफ टॉट में, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जब हम लॉ ऑफ टॉट में लाइबिलिटीज की बात करते हैं, तो आपने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट सुना होगा, राइट। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आई होप यू मस्ट नॉट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, लेकिन ये बहुत पॉपुलर चीज है कि जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, उसके बारे में हम बात करें। अब ये नो फॉल्ट लाइबिलिटीज के केस होते हैं, जब कई बार ऐसा होता है कि आपकी फॉल्ट नहीं होती लेकिन स्टिल यू आर लाइबल, सो दीज काइंड ऑफ लाइबिलिटीज आर कॉल्ड एज नो फॉल्ट लाइबिलिटीज, जिसमें आपका एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का और दूसरा आपका होता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का। तो जो आपका एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, अब देखो ये बड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपली हम उनको समझ सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ टॉट के रिस्पेक्ट में जब हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात करते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए हम एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो प्लान करेंगे, जिसमें हम आपका बहुत डिटेल में एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ के स्टेज में क्योंकि हम लॉ ऑफ टॉर्ट की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इंडिया में, तो उसके लिए आपको ये एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आपको मिल जाता है, जो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स केस के नाम से भी बहुत पॉपुलर है। अब बहुत से लोग क्या हैं जो लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो केस है ये कहीं भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला केस तो नहीं है। द आंसर इज नो। भोपाल गैस ट्रेजेडी से इंस्पायर्ड केस है, लेकिन जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वहां से हमने इंस्पिरेशन ली इस केस में एब्सोल्यूट लायबिलिटी लाने की। अब उससे पहले चलो उन सब चीज़ों पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है। अब जैसे कोई भी कॉरपोरेशन है या कोई भी कंपनी है, वो किसी भी हजार्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं या एम्यूनिशंस बनाए जाते हैं या बहुत सारे क्या है ऐसे एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो उनके लिए क्या है, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर हजार्डस एक्टिविटीज। तो अगर कोई भी कॉरपोरेशन किसी हजार्डस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है और उससे अगर स्केप इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड है, इसीलिए आई एम सेइंग कि हम इसको डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में जब हम वो डिफरेंस करेंगे, लेकिन अभी के स्टेज में आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है जो इंडिया में हुआ। अब इससे पहले एक स्टोरी है भोपाल गैस ट्रेजेडी की, आप देख सकते हो यूट्यूब पे, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा कि उस टाइम पे बहुत सारे लोग मारे गए थे भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम में, क्योंकि जो गैस है वो लीक हो गई प्लांट से और उसकी वजह से, वो पॉइजनस गैस की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद सिमिलर इंसिडेंट होता है दिल्ली में, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में एक फर्टिलाइजर प्लांट होता है जो दिल्ली में लोकेटेड होता है, और वो सिटी में अराउंड 2000 लोग रहते हैं। प्राइवेट लिमिटेड इमिटेड द hazardous substance that cause public nuisance. Here MC Mehta was representing the case, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस केस को फॉलो, ड्यू टू द गैस लीकेज several people also died including the lawyers who participated in the court of Delhi, which is known as the T Hazari court. The Delhi magistrate took instant action as per the section 133 of subsection 1. The court said that the organization or a company to close the manufacturing of the lethal substances which the organization or the company includes dangerous items such as chlorine, oleum, phosphate, etc. तो अब चलो ध्यान से समझते हैं, हम इस पे आएंगे ना। जो आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो जस्टिस पीएन भगवती ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, और किन चीज़ों को ध्यान में रख के इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर कोई भी कॉरपोरेशन है जो बहुत प्रॉफिट मेकिंग करते हैं इन हजार्डस चीज़ों को यूज़ करके, तो अगर उनके नेग्लिजेंस की वजह से या अगर उनके पार्ट में नेग्लिजेंस ना भी हो, उससे अगर लोगों को नुकसान होता है, उससे अगर लोगों को डैमेजेस होते हैं, तो उनकी जो लाइबिलिटी है वो एब्सोल्यूट है। दिस इज कॉल्ड एज नो फॉल्ट लाइबिलिटी। उनकी फॉल्ट हो या ना हो, लेकिन दे विल बी लाइबल। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी। इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया। The principle stated that the industry owner would be liable for any inherently hazardous activities out of their property.
जो उनकी प्रॉपर्टीज से कोई भी हजार। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, अभी तक हमने कॉर्पोरेशन या कंपनी वर्ड यूज किया है, इसीलिए यहाँ पे आपको इंडस्ट्री ओनर वर्ड मिलता है। इंडिविजुअल पे ये अप्लीकेबल नहीं होता, इंडिविजुअल के ऊपर आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होता, इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द इंडस्ट्री ओनर्स और इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द कॉर्पोरेशन, राइट। तो अब हम बात करते हैं रीजन क्या है इंडिया का, इंडिया में जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो बहुत स्लो डेवलप हुआ है, तो उसके क्या क्या रीजंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अब जो आपका लॉ ऑफ टॉर्ट है ना, कोडिफाइड नहीं है, पहली बात तो ये एक रीजन है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ है ड्यू टू पावर्टी। अब एक ऐसा देश जहाँ पे इतनी ज़्यादा पावर्टी है, इतने बड़े लेवल पे जो गरीबी की मार, जो भुखमरी की मार झेल रहा है देश, वहाँ पर इस तरीके की बात करना, लीगल राइट के वायलेशन, भाई लीगल राइट का वायलेशन तो तब होगा व्हेन पीपल विल बी अवेयर ऑफ लीगल राइट्स। सो दीज आर द मेजर रीजंस कि जो इंडिया में लॉ ऑफ टॉर्ट है उसका डेवलपमेंट बहुत स्लो हुआ है। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू कि लॉ ऑफ टॉर्ट का जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में स्लो क्यों है। अब उसके बाद इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड कि आपका जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसका जो इंडिया में डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ है, किस किस रिस्पेक्ट, किस किस एस्पेक्ट में हुआ है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है आपका इज इट अ लॉ ऑफ टॉट और इज इट अ लॉ ऑफ टॉट्स। अब ये एक ऐसा डिस्कशन है जिसको हमने बहुत बार, अगर आप जब लॉ स्कूल जाओगे आप देखोगे ये एक लॉ ऑफ टॉट है या लॉ ऑफ टॉट्स है, तो इसको हमें सीखना या समझना होता है। चलो अब जैसे विनफील्ड थियरी, अब इसके लिए हमें दो थियरीज पढ़नी होती है, एक विनफील्ड है और एक जो थियरी है दैट इज गिवन बाय सैलमट। और इन दो थियरी से ही आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि एक लॉ ऑफ टॉट है या एक लॉ ऑफ टॉट्स है। अब जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टॉट थियरी ऑल द जस्टिफिएबल हार्म फॉर विच देयर इज नो एक्सक्यूज विल बी ट्रीटेड एज सॉल्ट। अब विनफील्ड की थियरी क्या है, विनफील्ड बात करते हैं लॉ ऑफ टॉट की। विनफील्ड के अकॉर्डिंग ये एक लॉ ऑफ टॉट है, जो ये थियरी क्या बोलती है, कोई भी अनजस्टिसिएबल हार्म है जो जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है, जिसके लिए लॉ में कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो सभी के सभी हार्म, वो सभी के सभी हार्म क्या होंगे, वो लॉ ऑफ टॉर्ट की कैटेगरी में आएंगे। तो उन्होंने एक जनरल इसको लॉ ऑफ टॉर्ट नाम दिया कि हर एक जस्टिसेबल हार्म टॉर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, जिसके लिए रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है लॉ में, राइट। जैसे यहाँ पे दे रखा है टॉर्टियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ, दिस ड्यूटी टुवर्ड्स द पर्सन जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रिट्रेसेबल बाय एन एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेज। कि अगर आप कोई भी अनजस्टिसेबल एक्ट होता है जिसके लिए लॉ में जस्टिफिकेशन नहीं है, तो उस केस में आपकी लायबिलिटी होती है, दिस इज एज पर विनफील्ड। अब उसके बाद जो सैलमन की डेफिनेशन आती है, अब देखो जब हम सैलमन की डेफिनेशन की बात करते हैं, हियर इट इज गिवन Salmon was the supporter of law of torts. According to him, the liability under law of tort only arises when the wrong is covered under one or any nominated tort. अब उन किसको हम बोलते हैं पिजन होल थियरी, जो सैलमन ने दी। अब ये थियरी क्या बात करती है, ये थियरी बात करती है कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ना, वो लॉ ऑफ टॉर्ट की कैटेगरी हमने पहले से ही डिफाइन कर रखी है लॉ ऑफ टॉर्ट्स की। जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स की हम बात करते हैं, कन्वर्जन एक डिफेमेशन है, इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी हो गया, डिफेमेशन हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो गया, ट्रेसपास हो गया, असॉल्ट हो गया, बैटरी हो गया, फ्रॉड हो गया। ये लॉ की जो हमने टॉर्ट की जो हमने कैटेगरीज डिफाइन कर रखी है ना, जो टॉर्ट्स की कैटेगरीज है, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट जो इसमें गिरता है, जो इसमें लाई करता है, केवल वही होगा जो क्या है, जो उसकी डिफिनेशन में आएगा, टॉर्ट्स की डिफिनेशन में आएगा। तो सैलमन और विनफील्ड की डिफिनेशन में क्या फर्क हो गया, जो विनफील्ड की डिफिनेशन है वो बात करती है कोई भी जस्टिसेबल हार्म, अनजस्टिसेबल हार्म है जिसके लिए लॉ में कोई एक्सक्यूज नहीं, वो सभी के सभी टॉर्ट में आएंगे, तो उनके अकॉर्डिंग ये लॉ ऑफ टॉर्ट है। लेकिन जब हम सैलमन की डिफिनेशन की बात करते हैं, तो सैलमन के अकॉर्डिंग भाई ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, जिसमें हमने टॉर्ट्स वो है जिनको हमने पिजन होल की तरह से ये डिफाइन कर दिया कि भाई यही टॉर्ट्स है, तो कोई भी ऐसा एक्ट जो इनमें फॉल करता है वही लॉ ऑफ टॉर्ट की कैटेगरी में आएगा, बाकी कोई भी टॉर्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। देयर इज नो पिजन होल in which the plaintiff case could fit in, the defendant has committed no tort। अगर आपका जो केस है वो इन किसी भी पिजन होल में फिट नहीं होता, तो आपने कोई भी टॉर्ट नहीं किया, अनलाइक द डेफिनेशन ऑफ विनफील्ड। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंस है कि भाई ये लॉ ऑफ टॉर्ट है या लॉ ऑफ टॉर्ट है, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे आने वाली क्लासेस में हम कुछ और पार्ट आपका कवर करेंगे, जिसमें हम आपका टॉर्ट से टॉर्ट के अंदर लाइबिलिटीज क्या क्या होती हैं, किस तरीके की लाइबिलिटीज होती है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। उससे पहले इफ यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज, यू कैन फॉलो अस, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यू कैन शेयर द वीडियोस विद योर फेलो क्लासमेट्स
so that they can also prepare for the same. And again I'll repeat the same thing. अगर आप इन प्रैक्टिस सीट्स को लेना चाहते हैं और अगर आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यू कैन इंस्टॉल दीज ऐप्स। आप अपने ऐप पे जब आप जाते हो तो आपको ये इंटरफेस, ये सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। KP classes dedicated to excellence.